हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिन साहू, एमडी एनेस्थीसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीएसएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। दोस्तों, आज मैं आपको जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा। हम किसी पेशेंट को कब बोलेंगे कि उसका बीपी बढ़ा हुआ है और उसको कब एडवाइस करेंगे कि वो अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दे। तो इसके बेसिस पे एक हमारी ओल्ड गाइडलाइंस हैं और ये न्यूअर गाइडलाइंस हैं जो 2017 में बनी हैं। इसमें अमेरिकन कॉलेज ऑफ जो कार्डियोलॉजी है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने मिलकर के ये 2017 में गाइडलाइन दिया है। तो जो हमारी न्यूअर गाइडलाइन है और जो ओल्ड गाइडलाइन है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पहला है, यहाँ पर ये जो पहली गाइडलाइन है, ये बीपी कैटेगरी है। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है हमारा और ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ये सारा का सारा ब्लड प्रेशर mmHg पे है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। इसी तरह से यहाँ पर ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो दोनों न्यूअर और ओल्डर जो क्लासिफिकेशन है, इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन है कि हमारा नॉर्मल बीपी किसको बोलेंगे। नॉर्मल हम बोलेंगे अगर किसी पेशेंट का बीपी लेस देन 120 सिस्टोलिक है और लेस देन 80 डायस्टोलिक है, मतलब लेस देन 120/80 है, तो हम बोलेंगे उसका बीपी नॉर्मल है। तो ये जो कैटेगरी है ये न्यूअर क्लासिफिकेशन में भी करेक्ट है, मतलब सेम है। इसके बाद जो लास्ट हमारा ये क्लासिफिकेशन है, ये लास्ट वाली जो कैटेगरी है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में मोर देन 180 सिस्टोलिक है और मोर देन 120 डायस्टोलिक बीपी है, तो हम बोलेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस। सेम कैटेगरी यहाँ पर भी है जो न्यूअर क्लासिफिकेशन है कि मोर देन 180 और मोर देन 120 है, तो हम बोलेंगे कि पेशेंट का हमारा हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। इस हाइपरटेंसिव क्राइसिस में ध्यान देने वाली बात है कि इस हाइपरटेंसिव क्राइसिस में दो चीजें आती हैं। एक आता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, और एक होता है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। तो ये जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है, इसका मतलब है कि पेशेंट का बीपी मोर देन 180/120 है, लेकिन पेशेंट में कोई भी जो उसके टारगेट ऑर्गन है, जैसे किडनी है, लिवर है, तो कोई भी डैमेज नहीं हो रहा है, मतलब उसका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, लिवर फंक्शन नॉर्मल है और पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है सिवाय बीपी बढ़े होने के, तो इसे हम बोलेंगे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। जबकि अगर पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है और इंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है, आपने जांच कराई, उसका LFT KFT डिरेंज हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। और ये सिचुएशन होती है, ये दोनों ही सिचुएशन, जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसमें हमें इन पेशेंट को बहुत तेजी से IV इंजेक्शन देकर के मैनेज करना होता है उनका बीपी, ताकि पेशेंट को सीवियर या और दूसरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना बन जाए। इसके बाद यहाँ पर जो चेंज किया गया है, तो इस वाली कैटेगरी में चेंज किया गया है। यहाँ पर ओल्डर में हम बोलते थे प्री हाइपरटेंशन, जबकि इस वाली कैटेगरी में हम यहाँ पर बोल रहे हैं एलिवेटेड। और बीपी में भी फर्क है, यहाँ पर हम ले रहे थे 120 से 139, जबकि यहाँ से 120 से 129 ले रहे हैं। तो न्यूअर क्लासिफिकेशन में मैं फोकस करूंगा। ये जो एलिवेटेड क्लासिफिकेशन है, एलिवेटेड हम कब बोलेंगे किसी का बीपी एलिवेटेड है? अगर किसी का बीपी सिस्टोलिक 120 से 129 है और डायस्टोलिक लेस देन 80 ही है, तो ऐसे पेशेंट को बोलेंगे कि एलिवेटेड जो है बीपी है उसका। स्टेज 1 हाइपरटेंशन हम बोलेंगे जब उसका बीपी 130 से 139 है सिस्टोलिक और 80 से 89 है डायस्टोलिक। जबकि स्टेज 2 हाइपरटेंशन हम बोलेंगे अगर उसका बीपी मोर देन 140 है सिस्टोलिक और मोर देन 90 है डायस्टोलिक। हाइपरटेंसिव क्राइसिस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कब शुरू करेंगे, उसका गोल क्या रहेगा। तो हम पेशेंट का गोल जो रखेंगे, तो एक ट्रीटमेंट जो गोल होगा कि हमें कितना बीपी रखना है, तो हम किसी पेशेंट का बीपी रखेंगे लेस देन 130/80। इसका मतलब है कि सिस्टोलिक बीपी हम लेस देन 130 रखेंगे और डायस्टोलिक बीपी लेस देन 80 रखेंगे। इसके बाद
जो पेशेंट, सपोज करिए कि किसी पेशेंट को कोई बीमारी है, उस पेशेंट में हम कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग यूज करेंगे और ऐसे पेशेंट्स को क्या प्रीफर करेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। जब भी हम किसी पेशेंट को फर्स्ट लाइन ड्रग या फर्स्ट लाइन थेरेपी की बात करेंगे, तो फर्स्ट लाइन थेरेपी में हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं वो ड्रग्स होती हैं, ये फर्स्ट लाइन थेरेपी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन में हमारे पास होता है एस इनहिबिटर, इसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसमें जो भी फ्रिल्स होती हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका नाम लास्ट में प्रिल से खत्म होता है, जैसे कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल। तो अगर इस तरह से खत्म हो रहा है तो वो हमारे एस इनहिबिटर होते हैं। दूसरी टाइप की ड्रग हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हो गया। बहुत सारी दवाइयां जो सार्टन से खत्म होती हैं, सार्टन, जिनका लास्ट में सार्टन आएगा, उनको हम बोलेंगे कि हमारे ARBs हैं, जैसे लोसार्टन, कैंडी सार्टन, ये सारे के सारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। इसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारा निफिडिपिन आता है, निकाडिपिन आता है। जितने भी डिपिन्स होते हैं वो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। तो यहाँ पर इनको कुछ इस तरह से याद कर लेंगे कि डिपिन्स, जितने भी डिपिन्स हैं, और डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में हम प्रेफर करते हैं थायाजाइड डायूरेटिक्स को। थायाजाइड डायूरेटिक्स को। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये फर्स्ट लाइन थेरेपी में यूज नहीं होते हैं। अब बात करते हैं उन पेशेंट्स की कि अगर किसी पेशेंट्स को कोई दिक्कत है तो इन सारी दवाइयों में हम कौन सी दवा उसको प्रेफर करेंगे। सपोज करिए एक पेशेंट है जो हार्ट फेलियर में है और उसका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक बार में जो उसका इंडायस्टोलिक वॉल्यूम है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो कितना इजेक्ट कर पा रहा है, कितना फ्रैक्शन इजेक्ट कर पा रहा है। तो अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेलियर है और इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो कम है, तो ऐसे पेशेंट में हम प्रेफर करेंगे बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, ARB और डायूरेटिक्स। अगर कोई पेशेंट हार्ट फेलियर का है लेकिन उसमें जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो प्रिजर्व है, तो ऐसे पेशेंट में हम देखेंगे कि कहीं वो पेशेंट हमारा वॉल्यूम ओवरलोड में तो नहीं है। वॉल्यूम ओवरलोड, अगर वॉल्यूम ओवरलोड में है तो ऐसे पेशेंट को हम केवल और केवल डायूरेटिक्स देंगे। ऐसे पेशेंट में हम प्रेफर करेंगे डायूरेटिक्स। अगर कोई पेशेंट हमारा क्रॉनिक किडनी डिसीज का है, सपोज करिए CKD पेशेंट है जो कि स्टेज 3 का है या फिर स्टेज 1 या 2 का है, साथ में उसको एल्ब्यूमिन्यूरिया हो रहा है, मतलब पेशाब से उसके एल्ब्यूमिन निकल रहा है,
ऐसे पेशेंट में हम प्रीफर करेंगे एस इनहिबिटर। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा वो हम एस इनहिबिटर को प्रीफर करेंगे। अगर हमारा कोई पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस का है और साथ में उसको एल्ब्यूमिनूरिया हो रहा है, ऐसे पेशेंट में भी हम एस इनहिबिटर को प्रीफर करेंगे। अगर कोई पेशेंट एओर्टिक डिसीज का है, तो इस एओर्टिक डिसीज वाले पेशेंट में हम बीटा ब्लॉकर फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज करेंगे। तो जो मैंने गाइडलाइन आपको बताई थी, उस गाइडलाइन में जो स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आते हैं जितने भी पेशेंट, स्टेज 2 हाइपरटेंशन का मतलब हो गया कि जिन पेशेंट्स का बीपी मोर देन 140 और 90 है, ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन वाले हैं। इन पेशेंट्स को हमें फार्माकोलॉजिकली मैनेज करना ही करना है, क्योंकि हमारा जो गोल है वो कितना है, जो मैंने आपको गोल बताया अपना बीपी का, वो लेस देन 130/80 mmHg है। तो हमें क्या करना है, पेशेंट का बीपी लेस देन 130/80 रखना है। तो जितने भी पेशेंट ग्रेड 2 में हैं या हाइपरटेंसिव स्टेज 2 में हैं, जिनका बीपी मोर देन 140 सिस्टोलिक है और मोर देन 90 डायस्टोलिक है, ऐसे पेशेंट को हमें फार्माकोलॉजिक थेरेपी देना ही देना है। साथ में अगर पेशेंट स्टेज 1 हाइपरटेंशन का है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन का मतलब हो गया कि पेशेंट का बीपी जो सिस्टोलिक है वो 130 से 139 है और जो डायस्टोलिक बीपी है वो 80 से 89 है। तो ऐसे पेशेंट में हम देखेंगे कि उसको एथेरोस्क्लेरोटिक जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, जैसे उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, इस्केमिक हार्ट डिसीज है, कुछ भी ऐसा है, तो ऐसे पेशेंट में हम क्या करेंगे कि स्टेज 1 में है लेकिन साथ में उसको एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, तो हम क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। या फिर हम उसमें पेशेंट में रिस्क देखेंगे कि 10 ईयर में उसका रिस्क कहीं 10% से ज्यादा तो नहीं है एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने का, तो ऐसे पेशेंट में भी हम प्रोफाइलेक्टिकली पेशेंट को फार्माकोलॉजिक थेरेपी शुरू कर देंगे। तो ये कुछ न्यूमर क्लासिफिकेशन के साथ प्राइमरी जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन है उसके बारे में बताया है मैंने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।